बच्चा लोग कैसे हैं आप सब। पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल ही रही होगी। आई होप आप सबको वीडियो मिल रहा होगा और आप सब पढ़ भी रहे होंगे अच्छे तरीके से। चलिए तो टाइम को ज़्यादा हम ज़ाया नहीं करते हैं और अपने वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में समस्याएं बढ़ जाती हैं। चलिए ठीक है बेटा, तो जो पिछला वाला हमारा वीडियो था उसमें हमने चालक के बारे में पढ़ा था कि क्या है चालक, चालक के गुण क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है विद्युत रोधी। क्या है बेटा? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स। तो विद्युत रोधी क्या है? ध्यान दीजिए, मैंने आप सबको समझाया है मेरे भाइयों, मैंने आप सबको बताया है कि जो स्थिर वैद्युत है, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत किसे कहेंगे? जिसमें आवेश गति नहीं करता है। वह शाखा जिसमें आवेश गति नहीं करता है उस शाखा को स्थिर वैद्युत कहते हैं, ठीक है। और जब आवेश गति करने लगेगा तो हम उसको स्थिर वैद्युत ना कहकर वैद्युत धारा कहेंगे। आगे वाले चैप्टर में हम सबको मिलेगा वैद्युत धारा, तो वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सब यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं वो स्थिर वैद्युत का अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, स्थिर वैद्युत शाखा के अंतर्गत वस्तुओं को, पदार्थों को, वस्तुओं या पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर फर्स्ट आपका है चालक, नंबर सेकंड आपका है विद्युत रोधी। नंबर सेकंड क्या है? विद्युत रोधी। मतलब जो हमारे पदार्थ हैं, जो हमारे द्रव्य हैं, इनको हम स्थिर वैद्युत के अनुसार दो भागों में बांटते हैं। एक चालक होता है, एक विद्युत रोधी होता है। तो चालक के बारे में हमने पढ़ा, चालक किसे कहते हैं, चालक के गुण क्या है, इसको भी हमने पढ़ा। आज हम सबको पढ़ना जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत रोधी। तो किसे कहेंगे विद्युत रोधी? ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ, विद्युत रोधी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करता है उसे हम कौन सा पदार्थ बोलते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं उसे हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पर विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में बताया गया है कि इसमें आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, मतलब आवेश गति नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आवेश गति नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर रुका रहेगा, यानी कि अपनी कक्षा में बना रहेगा और अपनी कक्षा को छोड़कर पूरे पदार्थ में चक्कर नहीं लगाएगा। और पूरे पदार्थ में जब चक्कर नहीं लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन जब गति नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन के गति को ही कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जब आवेश गति करने लगता है तो आवेश की गति को हम विद्युत धारा कहते हैं। जिस तरीके से जल अगर बह रहा है तो उसको हम कहते हैं जल धारा, उसी तरीके से अगर आवेश गति करने लगता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पर विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं उनको हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, विद्युत रोधी पदार्थों को अचालक पदार्थ भी कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थों को अचालक पदार्थ भी कहते हैं और अचालक पदार्थों को परावैद्युत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले, जैसे कांच हो गया, रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ हैं, ठीक है। अचालक पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है। तो जहां पर आपको विद्युत रोधी लिखा हो, जहां पर आपको परावैद्युत लिखा हो और जहां पर आपको जो है अचालक लिखा हो, तो समझ लीजिएगा ये सभी टॉपिक्स एक ही बात को जो है रिपीट करते हैं कि उसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करता है। बात समझे कि नहीं? चलिए ठीक है बच्चों। तो ये विद्युत रोधी पदार्थ हो गया। इसकी एक डिफिनेशन और दे सकते हो कि
ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको हम विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। तो ये भी डिफिनेशन हो गई जो है परावैद्युत पदार्थ की या चालक पदार्थ की या विद्युत रोधी पदार्थ की। चलिए तो आगे इसके हम सब पढ़ेंगे अब विद्युत रोधी पदार्थों के गुण। तो देखिए विद्युत रोधी पदार्थों के गुण क्या हैं। विद्युत रोधी पदार्थों के गुण। विद्युत रोधी पदार्थों के गुण क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन को लगाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है विद्युत रोधी पदार्थों के गुण। तो विद्युत रोधी पदार्थों के निम्नलिखित गुण होते हैं, बहुत सारे गुण हैं इसके। तो चलिए हम पहले गुण की बात करते हैं कि विद्युत रोधी पदार्थ का पहला गुण क्या है। इस विद्युत रोधी पदार्थ का पहला गुण यह होता है कि अगर किसी विद्युत रोधी पदार्थ को, किसी परावैद्युत पदार्थ को या किसी अचालक पदार्थ को आप आवेश देते हो, जितना आवेश बेटा दोगे, जितना आवेश दोस्तों इसको दोगे अचालक या परावैद्युत या विद्युत रोधी पदार्थ को, जिस स्थान पर दोगे, इस परावैद्युत पदार्थ के जिस भाग में आप आवेश दोगे उसी भाग में आवेश अपने आप स्थिर हो जाएगा। मतलब उसी स्थान पर आवेश उपस्थित रहेगा, अन्य स्थान पर नहीं जाएगा। तो किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ को दिया गया आवेश उस पदार्थ के जिस भाग में आवेश को दिया जाता है उसी स्थान पर आवेश उपस्थित रहता है। बात समझना कि नहीं, ठीक है। तो किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ को आवेश जिस भाग में दिया जाता है उस भाग में, विद्युत रोधी पदार्थ के उस भाग में आवेश उपस्थित रहता है। उसके चारों तरफ या उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से नहीं फैलता है। जिस भाग में आप आवेश देते हो उसी भाग में जो है आवेश बना रहता है। तो विद्युत रोधी पदार्थों के अंदर भी आवेश उपस्थित होता है, बाहर भी उपस्थित होता है। मतलब यह है कि आप जहां पर इसको आवेश दोगे, विद्युत रोधी पदार्थ के जिस भाग में आवेश दोगे उसी में ये अपने स्थान पर बना रहेगा, कहीं अलग स्थान पर नहीं जाएगा। तो पहला गुण क्या मिला, पहली प्रॉपर्टीज क्या मिली इंसुलेटर्स की, पहली प्रॉपर्टीज मिल गई हम सबको कि अगर किसी भी परावैद्युत या किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ को आवेश जिस भाग में देते हो उसी भाग में, विद्युत रोधी पदार्थ के उसी भाग में आवेश उपस्थित होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई अचालक पदार्थ है, उसके बाहर भी वैद्युत क्षेत्र हो सकता है, उसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र अचालक पदार्थ में शून्य नहीं हो सकता है। बात समझना है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका जो पदार्थ वो किस तरीके से है, वो खोखला है कि भरतू है। तो सारी कंडीशन अप्लाई करेंगे, बिल्कुल डोंट वरी। पहले आप समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ को दिया गया आवेश उसके जिस स्थान पर, जिस भाग में दिया जाता है उसी भाग में उपस्थित रहता है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण ये है कि जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं इनको आवेशित करने के लिए, विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने के लिए हमारे पास जो है दो प्रकार की विधियां हैं। यानी कि पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ को हम केवल और केवल घर्षण विधि के द्वारा ही आवेशित कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा, घर्षण विधि के द्वारा, मतलब फ्रिक्शन ऑफ मेथड। घर्षण विधि के द्वारा विद्युत रोधी पदार्थों को हम आवेशित कर सकते हैं। ये घर्षण क्या है समझ लेते हैं बेटा, क्लास 9th से हम सब पढ़ते हैं, घर्षण का नाम सुनते हैं। घर्षण का मतलब होता है, सामान्य अर्थ ले लो, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। घर्षण का मतलब क्या होता है, रगड़ना। मतलब अगर दो वस्तुएं हैं और दोनों अचालक हैं, अगर उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर आप रब करते हो, रगड़ते हो, तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। इस मेथड को, इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, घर्षण मेथड बोलते हैं, फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। तो घर्षण विधि यही है। घर्षण विधि में होता क्या है कि दो अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर जब हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर अपने आप पॉजिटिव चार्ज और एक वस्तु पर अपने आप निगेटिव चार्ज हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि घर्षण विधि में दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। पहला क्या होता है बेटा, धनात्मक, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक। ध्यान देना बच्चों इसको। तो घर्षण विधि में
आवेश दो प्रकार से उत्पन्न होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ध्यान देना कैसे धनात्मक और ऋणात्मक होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। ये दो के दोनों कौन सी वस्तुएं हैं? ये दो के दोनों विद्युत रोधी वस्तुएं हैं, मतलब इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, जब इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर हम रगड़ेंगे, घर्षण का मतलब ये होता है रगड़ना, ठीक है। जब इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाएगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस वस्तु पर धनावेश हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन घुसेगा अंदर जाएगा उस वस्तु पर क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों। तो अगर हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए से इलेक्ट्रॉन निकला और कैपिटल बी में इलेक्ट्रॉन कर गया प्रवेश, कैपिटल ए वाले ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैपिटल बी वाले ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो ए वाला ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ए वाली जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी, और बी वाली वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना बच्चों, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहे हैं, जल्दी से इसको क्लियर कीजिए। घर्षण विधि में दो वस्तुओं को आवेशित जब किया जाता है तो दोनों पर आवेश का मान समान होता है, लेकिन उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस पर प्लस 10 माइक्रोकूलम का आवेश धन आवेश है तो इस बी वाली वस्तु पर माइनस 10 माइक्रोकूलम का आवेश होगा, और क्या होगा? ऋण में होगा। क्या होगा? ऋण में होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब अगर घर्षण विधि को अपनाते हैं तो जितना एक वस्तु पर धनात्मक होता है उतना दूसरी वस्तु पर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो घर्षण विधि से हम केवल और केवल विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करते हैं और किसी भी पदार्थों को आवेशित नहीं करते हैं। बात समझने के लिए तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो हमारे पास विद्युत रोधी पदार्थों के दो गुण मिले, तो केवल यही दो गुण बस पढ़ना है, और इसके बाद इसके बहुत सारे गुण हमें नहीं पढ़ने हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, विद्युत रोधी पदार्थों के दो गुण का अप्रोच आपका क्लियर हो गया। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला और दूसरा गुण हमने पढ़ लिया। अब ध्यान दीजिए, जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं को आवेशित करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार की विधि है। कितनी विधि है? 3 प्रकार की विधि है। उन तीनों विधियों का फट से जल्दी से नाम लिखते हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए हमारे पास मेथड होना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने का तरीका होता है, हमारे पास 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट आपका होता है चालन, ठीक है। नंबर सेकेंड आपका होता है घर्षण, आगे पीछे लिख सकते हो, बहुत सारी बुक में नंबर फर्स्ट देता है घर्षण, नंबर सेकेंड देता है चालन, तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपका है प्रेरण। ध्यान दीजिए, चालन विधि का उपयोग हम कब करते हैं? चालन विधि का उपयोग बेटा हम केवल चालक पदार्थों के लिए करते हैं। किस पदार्थों के लिए करते हैं? केवल चालक पदार्थों के लिए करते हैं। इसको ध्यान में बैठा लेना तुम सब कि चालक जो चालन विधि होती है, उस चालन विधि में वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल चालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ना कि विद्युत रोधी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और ध्यान दीजिए, चालक पदार्थों को जब आप आवेशित करते हैं तो चालन विधि में अगर मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु कैपिटल ए है, एक वस्तु मान लेते हैं कैपिटल बी है, और ये दो के दोनों चालक वस्तुएं हैं, और पहले पर मान लेते हैं 10 माइक्रोकूलम का धन आवेश है, और जब इस चालक वस्तु को इस बी वाले चालक वस्तु से स्पर्श कराओगे तो इस बी वाली वस्तु पर भी आपका आवेश उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन आवेश दोनों का बराबर होगा। दोनों का बराबर होने का मतलब यह है बेटा कि अगर इस पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश धन आवेश है तो इस पर भी आपका आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब इस पर 5 और इस पर 5 हो जाएगा। अगर ये दोनों वस्तुएं अगर आपस में इनके आकार बराबर हैं, यानी कि इनकी माप बराबर है, आकार का मतलब माप, आकृति का मतलब होता है बनावट। ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर इनका आकार जितना रहेगा चुटकी से, अगर इनका आकार जितना रहेगा वो दो की दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में आवेश अगर 10 माइक्रोकूलम का है तो 5 ये ले लेगा, 5 ये ले लेगा, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन आवेशित वस्तुएं दोनों आवेशित होंगी, लेकिन दोनों पर आवेश आपका धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक
नहीं होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बात समझ में नहीं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है घर्षण, अभी इसको मैंने बताया। तो घर्षण विधि में हम किसका उपयोग करते हैं? घर्षण विधि में किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए हम विद्युत रोधी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने के लिए हम कौन सा अप्रोच जो है अपनाते हैं? वो घर्षण है। कौन सा है? घर्षण विधि है। तो घर्षण विधि में विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने के लिए इसका मेथड अपनाया जाता है। तो विद्युत रोधी पदार्थों में अगर एक वस्तु ए है बेटा, एक वस्तु बी है, अगर इस पर +10 माइक्रोकूलाम का आवेश है और इसको या दोनों को मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं। तो जब आपस में रगड़ेंगे तो अगर इस पहली वाली वस्तु पर प्लस चिन्ह आया तो दूसरी वाली वस्तु पर अपने आप माइनस चिन्ह आ जाएगा। अपने आप नहीं, घर्षण के बाद, यानी कि रगड़ने के बाद कौन सा चिन्ह आ जाएगा? माइनस चिन्ह आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है। तो प्लस और माइनस, लेकिन ध्यान देना इस ए वाली वस्तु पर जितना प्लस होगा उतना ही बी वाली वस्तु पर माइनस होगा। यानी कि दोनों वस्तुओं पर आवेश समान रूप से उत्पन्न होगा, लेकिन वे एक दूसरे के क्या रहेंगे? विपरीत रहेंगे। तो घर्षण विधि में हम किसको जो है आवेशित करते हैं? केवल विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? चलिए प्रेरण देख लेते हैं। तो प्रेरण क्या है? ध्यान दीजिए, बहुत लास्ट वाला पॉइंट है प्रेरण। प्रेरण विधि क्या होता है? प्रेरण का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एक अच्छा इंसान हूं, अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ कोई दूसरा या मेरे बगल कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाए, वो मेरे अच्छेपन के कारण वो अगर बुरा इंसान बन जाए, तो ये कौन सा मेथड है? ये मेथड आपका है प्रेरण। क्या है? प्रेरण है। तो प्रेरण विधि में क्या होता है? प्रेरण विधि में अगर कोई वस्तु आवेशित वस्तु है, ठीक है, और इसके बगल किसी अनावेशित वस्तु को रख देते हो, मान लेते हैं हमारे पास x और y दो वस्तुएं हैं, ठीक है, बार बार आप a और b लिखते हो, कहोगे सर जी केवल a b ही आता है क्या, और कुछ नहीं आता क्या? तो मान लेते हैं कि हमारे पास अब की बार x और y दो वस्तुएं हैं। इस x पर मान लेते हैं ये x वाली वस्तु आवेशित है और इस आवेशित वस्तु पर धन आवेश है। कौन सा आवेश है? धन आवेश है। और इसके बगल जो दूसरी वस्तु y को तुम रख रहे हो, इस वस्तु धनावेशित के कारण इसमें अपने आप ऋणावेशित आवेश आ जाए, ये घटना, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाएगी प्रेरण। तो प्रेरण में क्या होता है? प्रेरण में एक वस्तु, यानी कि अगर कोई एक आवेशित वस्तु है, उसके बगल किसी अनावेशित वस्तु को रख देते हो, तो अपने आप वो अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु के कारण उसमें अपने आप एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और दोनों पर आवेश का मान अलग अलग होता है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रेरण हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? ध्यान देना, एक तुम सबको बहुत बड़ी बात बताने चल रहे हैं। बड़ी बात क्या है? ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है। ध्यान देना मेरी बात को, हम क्या कह रहे हैं? एक आवेशित वस्तु मतलब एक आवेशित वस्तु है, वो दूसरी अनावेशित वस्तु को हमेशा आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी आवेशित वस्तु है और जो अनावेशित वस्तु है, थोड़ा सा इसको हम रब करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में बहुत ज्यादा जो है आसानी होगी। आप रब पे लेकर बैठेंगे बेटा, आप ऐसे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए जल्दी से लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं रब करके इसको। तो हो गया होगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं एक वस्तु आवेशित है और एक दूसरी वस्तु अनावेशित है। ध्यान दीजिए, ये आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को हमेशा सदैव अपनी ओर, बहुत बड़ी बात बताने चल रहे हैं तुम सबको, ध्यान देना। एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को अपनी ओर सदैव आकर्षित करती है। बच्चा लोग, आकर्षित करती है। ध्यान दीजिएगा, एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को हमेशा अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। इस प्रकृति में, जो हमारी प्रकृति है, जहां पर हम रहते हैं, जो हमारा वातावरण है, इसमें 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आपका जो है विद्युत बल होता है, आपका चुंबकीय बल होता है और आपका नाभिकीय बल होता है। ठीक है, तो जो आपके आवेशित और अनावेशित वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें यहाँ पर हम 2 बातों को पढ़ेंगे, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी में क्वेश्चन आपको देता है कि
गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की तुलना करवाता है कि जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रखा जाए और उसके बाद वहां पर पूछता है कि अगर उनकी डिस्टेंस दोनों की बराबर है, ठीक है, अगर दोनों की डिस्टेंस बराबर रहती है और पूछेगा कि इनके बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा और जो उसके बाद जो है आपका वैद्युत बल होगा, दोनों का रेशियो कितना होगा, दोनों का अनुपात कितना होगा, तो इसके लिए आपको गुरुत्वाकर्षण बल तो समझना ही पड़ेगा ना यार। तो एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को हमेशा क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल होता है, उसकी पहचान किससे करते हो तुम सब? उसकी पहचान केवल और केवल प्रतिकर्षण बल के आधार पर करते हो, आकर्षण बल के आधार पर नहीं करते हो। ध्यान में बैठा लेना इसको कि वैद्युत बल की पहचान केवल और केवल प्रतिकर्षण बल बताता है, वो आकर्षण बल नहीं बताता। क्यों? क्योंकि एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को हमेशा आकर्षित करती है। तो कैसे जान पाएंगे कि ये वैद्युत बल है? तो वैद्युत बल केवल हमें डिफाइन करता है प्रतिकर्षण बल के आधार पर। मतलब एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, तो वैद्युत बल को हम डिफाइन किससे करेंगे? वैद्युत बल को हम डिफाइन करेंगे प्रतिकर्षण। मतलब वैद्युत बल तभी होगा जब दो वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तभी उसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये वैद्युत बल ही है। तो वैद्युत बल आपका जो होता है उसको जो डिफाइन करते हैं वो केवल और केवल किसके आधार पर करते हैं? प्रतिकर्षण बल के आधार पर करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों लोग? आगे बात समझे, ठीक है। तो वैद्युत बल की पहचान हम प्रतिकर्षण बल के आधार पर करते हैं। सवाल लगाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा ये। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं आवेशों के गुण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने चल रहे तुम सबको हम, आवेशों के गुण। देखिए आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आवेशों के गुण के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये। आवेशों के गुण, आवेशों के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश, इसको किसने बताया था? इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश को दो प्रकार से उन्होंने बांटा, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, क्या होता है बेटा? धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। ध्यान दीजिएगा, दो समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ध्यान देना। और विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान देना, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये पहला पॉइंट है, पहला गुण है आवेश का। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं भाई लोग? आकर्षित करते हैं। तो बात समझ, दूसरा गुण बच्चा लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण यह है कि जो आवेश होते हैं, आवेश का मान किसी भी वस्तु की, आवेश का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा टॉपिक मिल गया? ये चाल और दूरी कहां से आ गई? क्लास 11th का टॉपिक है बेटा ये।
आवेश का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। अगर मेरे ऊपर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है और मैं दौड़ने लगूं, बहुत तेजी के साथ दौड़ने लगूं, तो जो मेरे पास यानी कि जो मेरे ऊपर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है वो बदलेगा नहीं, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो वही मैंने कहा कि आवेश का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करेगा। बात समझ में? तो आवेश का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में बच्चों? तो आवेश का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान का मान, ध्यान देना, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्या थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप सबको। जो हमारे पास वस्तुएं हैं यानी कि जो द्रव्य हैं उसके 2 गुण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आवेश, एक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु, उसका मान कहलाता है द्रव्यमान। आवेश किसी भी वस्तु के अंदर, इस यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं, इस वस्तुओं में 2 गुण होता है, एक आवेश होता है और एक क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो बेटा जब हम क्लास 11 पढ़ते हैं तो क्लास 11 में हम क्या पढ़ते हैं? केवल द्रव्यमान पढ़ते हैं। और जब हम 12th में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 12th में हम केवल और केवल किसके बारे में अध्ययन करते हैं? आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा तुम सबको बहुत बड़ी बात बताने चल रहे हैं। द्रव्यमान का जो तुम सब 11th में अध्ययन किए हो, यानी कि 11th की फिजिक्स जितना पढ़े हो वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़े, केवल और केवल एक इंट्रोडक्शन पढ़े हो। फिजिक्स का केवल एक इंट्रोडक्शन है 11th और 12th फिजिक्स। तो यहाँ पर जो 11th और 12th फिजिक्स मिलती है वो केवल 11th और 12th में एक इंट्रोडक्शन देता है। मतलब जैसे हम हैं, अगर कोई आकर पूछता है कि भाई आपका क्या नाम है, तो मैं अपना नाम बताऊंगा, मैं अपना काम बताऊंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ पर रहता हूँ, मैं कितने बजे सुबह उठता हूँ, क्या क्या मेरा प्रोसेस है, क्या क्या मैं कार्य करता हूँ। तो यही सब तुम सब पढ़ते हो। केवल द्रव्यमान के गुण के बारे में, आवेश के गुण के बारे में, द्रव्यमान का परिचय पढ़ते हो, आवेश का परिचय पढ़ते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते हो फिजिक्स में तुम सब 12th में। बात समझ कि नहीं? आगे जब हम सब बीएससी एमएससी करते हैं तो वहां पर हम सब एक टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ जो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, द्रव्यमान का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा, आवेश का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसमें अच्छा क्या लगा तुम सबको? द्रव्यमान वाला टॉपिक अच्छा लगा कि आवेश वाला टॉपिक? वही जब हम बीएससी करते हैं बेटा, जब साइंस साइड से आगे मान लेते हैं मैथमेटिक्स से बीएससी करते हैं, तो बीएससी में हम वही फिजिक्स जो है हमें 3 प्रकार से मिलती है, 3 पेपर बन जाता है। उसके बाद सेकेंड ईयर में चलते हैं, थर्ड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट छूटता है। अगर आप फिजिक्स अपना रहे हो तो फिजिक्स में वो कौन सा टॉपिक अच्छा लगा आप उसको लेते हो, और उस टॉपिक को लेकर जब आप एमएससी करते हो तो एक हेडिंग दे देता है, उसी एक हेडिंग को बढ़िया से तैयार किया जाता है। और उसके बाद हम एमएससी करते हैं, एमएससी के बाद जब हम पीएचडी करते हैं तो उसी एक टॉपिक का अध्ययन करके हम एक थ्योरी निकालते हैं, अपने अंदर से एक परिभाषा निकालते हैं, सत्यापित करते हैं एक परिभाषा ऐसी होती है, और वही परिभाषा आज हम सब को पढ़ाई जाती है। टीचर्स लोग वही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है? यहाँ नहीं कि बस कोई बता दिया तो वो परिभाषा सत्य हो गई, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे कोई चीज नहीं मिल जाती हम सबको। तो द्रव्य के 2 गुण है, एक आवेश है, एक द्रव्यमान है। द्रव्यमान 11th में पढ़ चुके हैं, आवेश पढ़ना है। तो आवेश को हमने स्टार्ट किया। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। इसको बहुत महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। इसको हम इंग्लिश में बोले तो रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी बोलते हैं, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं, जहां से निकलता है m = m0/√1 - v²/c²। मैं बताऊंगा इस फार्मूले को आगे, यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है बट थोड़ा सा ही है, इसको बहुत आगे समझाया जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत क्या, मैं बताऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो देखिए बेटा, तो आवेश का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है? तो ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया, दूसरा गुण हो गया। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद जल्दी से आगे करते हैं हम, जल्दी कीजिए। चलिए, तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है आवेशों की योगात्मक प्रकृति, यानी जो आवेश का गुण है, आवेशों की योगात्मक प्रकृति। मतलब इसके अंदर यह भी गुण होता है कि आवेशों को योगात्मक का मतलब होता है जोड़ना। मतलब जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, एक वस्तु मान लेते हैं C है,
इस पर 10 कूलाम का आवेश प्लस में है, इस पर -20 कूलाम का आवेश है, इस पर +30 कूलाम का आवेश है, और आपसे पूछा जाए कुल कितना आवेश है, तो जितनी वस्तुएं हैं और जिन पर जितना आवेश है सबको जोड़ डालो, तो +10 कूलाम -20 कूलाम +30 कूलाम, तो 30 10 हो गया 40 बेटा, +40 कूलाम -20 कूलाम, और 40 में से 20 जाएगा आपका +20 कूलाम। तो ये कौन सा अप्रोच तुम सब अप्लाई कर रहे हो, ये कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, ये जोड़ने का मेथड अप्लाई कर रहे हो। तो आवेशों की योगात्मक प्रकृति होती है, मतलब आवेशों को जोड़ा जाता है, ठीक है, आवेशों को आप जोड़ सकते हैं। अगर 2 4 10 वस्तुएं हैं उन पर आवेश अलग अलग है, तो आपको पूछा जाए टोटल कुल कितना आवेश है, तो सबको जोड़ डालो, तो जो जोड़ोगे वही प्रकृति कौन सी प्रकृति कहलाएगी, आवेशों की योगात्मक प्रकृति कहलाएगी, ठीक है। तो आवेशों की योगात्मक प्रकृति होती है। अब इसके बाद समझते हैं आगे, चलिए जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। आवेशों की योगात्मक प्रकृति हो गई। उसके बाद आपका जो चौथा पॉइंट मिलता है वो मिलता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, ध्यान देना। काफी लोग इसको एक अलग से हेडिंग बनाकर लिखाते हैं कि लिखो आवेशों का संरक्षण सिद्धांत, लेकिन आवेशों का संरक्षण सिद्धांत है, आवेशों का गुण है, ठीक है, आवेशों का गुण होता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति का बचाव करना, वही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। बहुत सारे हम सब संरक्षण के नियम पढ़ते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम, आवेश संरक्षण के नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, आवेश संरक्षण का नियम कहता है बेटा कि आवेश, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने घर्षण में अप्लाई किया। घर्षण जब मैं बता रहा था तो वहां पर मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि अगर 2 वस्तुएं हैं और 2 के दोनों अनावेशित वस्तुएं हैं और विद्युत रोधी वस्तुएं हैं, अगर दोनों को आप रगड़ते हो तो पहली वस्तु पर जितना धन आवेश उत्पन्न होगा उतना दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अगर पहली पर 10 कूलाम का आवेश +10 में आया और दूसरी वस्तु पर -10 में आया, तो ये बताइए टोटल आवेश कितना हुआ, +10 का -10, यानी +10 और -10 कुल मिलाकर कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर आवेश कुल कितना है, 0 है। तो यहाँ पर आवेश को आप ना तो उत्पन्न कर रहे हैं और ना ही नष्ट कर रहे हैं, यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। बच्चा लोग समझ लो, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगाया जाता है, उसको हटाया जाता है, यानी कि आवेश उत्पन्न और नष्ट नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, उसको ले जाया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। यही सिद्धांत क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। बात समझ नहीं, ठीक है। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, आवेशों को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यही आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। तो आवेशों को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, अपितु इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब आवेश को बेटा ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, अपितु इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही सिद्धांत क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। बात समझ में नहीं, चलिए तो जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, आवेशों का गुण खत्म हो गया। आगे वाला टॉपिक करते हैं, जल्दी कीजिए बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं आप सबको। अगर आप सब बढ़िया से मन लगाकर बढ़िया से मेहनत कीजिए, देखिए आपको फिजिक्स ना गर्दा लगे तो बताना, एकदम बहुत ज्यादा आसान लगेगी फिजिक्स। अगर ना लगे तो मेरा वीडियो बिल्कुल मत देखना, अगर आपको समझ नहीं आता बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरा वीडियो देखिए। आप केवल एक बार वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और आप
देखिए आपको क्या क्या इसमें पढ़ाया गया और क्या क्या बताया गया। आपको एक क्लास से अच्छी बेहतर क्लास देने का प्रयास हम कर रहे हैं बिल्कुल अपनी तरीके से। तो चलिए अब जो हमारा आगे वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बहुत बेसिकली नॉलेज से स्टार्ट करें, बहुत बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें ही बहुत बड़ी चीजें बनती हैं, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली पढ़ाना चाहें तो कूलाम्स का नियम पढ़ा सकते हैं, लेकिन कूलाम्स के नियम से पहले हम आपको कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे जो बेसिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो बच्चे केवल और केवल बुक में पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगा। मैं बताया हूं आप सबको पहले से, मैं बता चुका हूं कि मैं बहुत छोटी छोटी बातों को आप सबको बताऊंगा, और छोटी छोटी बातें आप सबके जब माइंड में सेव रहेंगी तो बड़ी बातें तो अपने आप समझ में आएंगी। बात समझ में नहीं, और जब छोटी बातें नहीं पता रहेंगी तो बड़ी बात कैसे समझोगे। इसलिए छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। आवेश और द्रव्यमान की आपस में तुलना करते हैं। मैं पहले ही आप सबको बता चुका हूं कि आवेश और द्रव्यमान दो के दोनों एक गुण है। किसके गुण है? किसी भी पदार्थ या द्रव्य के दो गुण होते हैं, एक आवेश होता है, एक क्या होता है? द्रव्यमान होता है। चलिए तो हम इसका कॉलम बनाते हैं और इसके बाद इसको डिवाइड करके बढ़िया समझते हैं एकदम झकास रूप से। पहला है आपका आवेश, दूसरा है आपका बच्चा लोग द्रव्यमान। देखिए आवेश और द्रव्यमान दोनों के कंपैरिजन करते हैं, दोनों का आपस में कंपेयरिंग करवाते हैं। तो पहला क्या है? आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसको मैंने बताया। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, लेकिन बच्चा लोग द्रव्यमान केवल और केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान केवल और केवल धनात्मक होता है। एक क्वेश्चन उठता है कि किसी भी वस्तु में द्रव्यमान क्यों होता है, तो आज तक इसका एग्जैक्ट यानी कि जो एग्जैक्ट रीजन है वो आज तक किसी भी साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्यों होता है। कुछ बातें हैं जैसे पाई मेसान जो आपका होता है उसको ही बताया जाता है कि उसी के कारण जो है वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है। तो अभी इसको एग्जैक्ट रूप से ये पूरा एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी पूरा आपका सही तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि उसका मेन रीजन यही है। तो आप इतना समझिए कि द्रव्यमान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आगे इसकी जो है खोज चल रही है और उसके बाद इसको जब बताया जाएगा आगे आपकी एक थ्योरी आएगी निकल कर, तो श्योर सी बात है अगर कोई चीज हमको नहीं पता है तो उसकी लास्ट में थ्योरी तो कोई ना कोई देता ही, हम सब में जाकर कोई देगा। तो जब वो थ्योरी निकल कर आएगी तो आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। आज ये साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है कि किसी भी वस्तु के अंदर द्रव्यमान क्यों होता है। तो अभी इसकी एग्जैक्ट बेटा कोई रीजन नहीं पता है कि किसी भी वस्तु में द्रव्यमान क्यों होता है, तो वो बहुत जल्दी आप सबको पता चल जाएगा। तो दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा टॉपिक क्या है? आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। कहोगे ये कहां से आ गया यार व्युत्पन्न राशि, किसको बोलेंगे? तो ध्यान दीजिए, क्लास 11th में हम सब जब यूनिट्स एंड जो है बोले तो यानी कि यूनिट्स एंड क्वांटिटीज पढ़ते हैं, यानी कि राशियां और मात्रक पढ़ते हैं, तो वहां सब हम मूल भौतिक राशि पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप सबको बताएंगे कि राशि क्या है। ध्यान दीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राशि क्या है? राशि एक ऐसा गुण है जिसका कुछ परिमाण होता है। कहोगे ये कहां से आ गया यार, टपक गया परिमाण है। परिमाण क्या है? ध्यान दीजिए, परिमाण किसे बोलेंगे? अभी यहां पर थोड़ा सा इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं इसमें और एक टॉपिक लिखूंगा। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है तथा यह एक अदिश राशि है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है और यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कहोगे ये अदिश राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों सर जिसमें झोंक दे रहे हैं, कहां से पा गए? तो भैया लोग हम कहीं से पाए नहीं है, ठीक है। जो तुम सब 11th को बढ़िया से हवाई में उड़ा देते हो ना, वहीं से आता है ये व्युत्पन्न राशि और अदिश राशि। तो ध्यान दीजिए, हम सब क्लास 11th में एक चैप्टर, टीचर्स उसको एक चैप्टर कहते हैं, लेकिन मैं उसको एक चैप्टर्स नहीं, जो वेक्टर है यानी जो सदिश है,
सदिश को मैं एक चैप्टर नहीं कहता हूं, मैं सदिश को यानी वेक्टर को कहता हूं कि ये एक फिजिक्स का बहुत बेसिकली यानी कि समझिए ये एक जड़ है। जहां तक पढ़ेंगे आप फिजिक्स आपको वेक्टर मिलेगा, हमेशा वेक्टर मिलेगा। फिजिक्स जहां पर भी पढ़िए वहां पर भी आपको वेक्टर मिलेगा। तो ये जो बच्चे 11th में वेक्टर नहीं पढ़े वो तो अपना सर पर हाथ रख कर बैठ जाएंगे, यार ये तो मैंने क्या कर दिया, मैं तो वेक्टर छोड़ दिया और मेरा क्या होगा। तो बिल्कुल ऐसे बच्चे बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो। बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर मैं क्लास 11th का कुछ ऐसा चैप्टर आपको जो है डालूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आएंगे। जैसे उसमें वेक्टर हो गया, मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। ये ऐसे चैप्टर हैं जो 12th में आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, यानी 12th को पढ़ने से पहले इनका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिसको तुम सब हवाई में उड़ा दियो ना उसको रिपीट करने के लिए तैयार हो जाओ, और जो बच्चे पढ़ लिए वो एक बार रिवीजन कर लेंगे। ध्यान दीजिए, तो मैं वेक्टर बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, केवल आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा ताकि जब मैं यहीं पर आपका टॉपिक किसी फिजिक्स में आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो वहां पर तुम सबको ढूंढना ना पड़े कि सर जी क्या आप बक रहे हैं, पता नहीं क्या बके जा रहे हैं। तो सदिश राशि और अदिश राशि ये सभी वेक्टर में मिलते हैं। वेक्टर का मतलब ये होता है सदिश, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, अदिश राशियां क्या है, राशि क्या है। ध्यान दीजिए बच्चा लोग, राशि क्या है। राशि एक ऐसा गुण है जिसका कुछ परिमाण होता है। आप कहोगे सर जी ये परिमाण क्या है, तो चलो एक बढ़िया झक्कास एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है, मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है, इसका नामकरण कर दो। इसका नामकरण मान लेते हैं हमने कर दिया, ये आपका जो है बी है। एक वस्तु है, इसका नामकरण हो गया बी। तुम सब भी इसका नामकरण कर सकते, चिंगू मिंगू रख देना इसका नाम, ठीक है। वस्तु को माना चिंगू मिंगू रख देना, तो चिंगू मिंगू नहीं, इसका नाम हम रख देते हैं क्या है, बी है। ध्यान देना, एक हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु को मान लेते हैं ये हमारा एक पात्र है। क्या है ये, पात्र। पात्र का मतलब क्या होता है, बर्तन, बटुआ, ठीक है। पात्र का मतलब होता है बर्तन। मान लेते हैं ये हमारा एक वस्तु बी है जो एक पात्र है। इस पात्र में मान लेते हैं कि 10 लीटर जल भरा हुआ है। कितना जल भरा हुआ है, 10 लीटर जल भरा हुआ। ध्यान देना बच्चा लोग, 10 लीटर जल भरा हुआ है इस पात्र में। अब ध्यान दीजिएगा, ये 10 लीटर क्या है, इसमें 10 को तुम कहते हो आंकिक मान। 10 को क्या कहते हो, आंकिक मान कहते हो। क्या कहते हो, आंकिक मान। और लीटर क्या है, लीटर है बेटा मात्रक। किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। क्योंकि जितनी भी द्रवित अवस्था में वस्तुएं होती हैं, पिघली हुई अवस्था में वस्तुएं होती हैं, उनका जो हम मेजरमेंट करते हैं, उनका जो हम मापन करते हैं, उसको हम जो है लीटर में मापते हैं। नहीं तो तुम सब गांव में जाना और कह देना सर जी या भैया जी हमको 1 किलो दूध दे दो, तो वहां पर 1 किलो दूध नहीं बोलते बेटा, वहां पर हम लीटर में बोलते हैं। यानी कि दूध एक पिघली हुई अवस्था है, जल एक पिघली हुई अवस्था है। तो जल हुआ, दूध हुआ, इन सब चीजों को यानी जितने भी ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, द्रवित अवस्था में रहते हैं, उसको हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 10 हो गया बेटा आंकिक मान, लीटर हो गया मात्रक। इन दोनों के बीच, 10 और लीटर के बीच किसका चिन्ह है, मल्टीपल का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। तो 10 और लीटर यानी 10 और लीटर के बीच जो मार्क है वो आपका मल्टीपल का चिन्ह है। तो परिमाण किसे कहेंगे, परिमाण। आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल को हम कहते हैं परिमाण। आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल को क्या कहते हैं, परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। अब समझो, अब यहाँ पर अदिश राशियां क्या, यहीं से डिफाइन कर देते हैं। तो ये जो पात्र था, जो हमारा बटुआ था, इस बटुए में बेटा 10 लीटर जल भरा हुआ था। अब अगर मैं इस 10 लीटर जल को बाहर कर देता हूं तो बटुआ कहोगे सर जी बटुआ तो खाली हो गया, मित्र बटुआ तो खाली हो गया। अब बटुए में कोई पानी नहीं रहेगा, कोई जल नहीं रहेगा, तो बटुआ तो आपका खाली हो गया। जब बटुआ खाली हो गया तो इसमें जल की मात्रा नहीं है, जल की मात्रा नहीं है तो परिमाण नहीं है, और परिमाण नहीं है तो राशि कौन सी, परिमाण नहीं है तो राशि कौन सी। तो राशि कब होगी, राशि तब होगी जब उसका क्या रहेगा, परिमाण रहेगा। सवाल लगाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है परिमाण, ठीक है। तो राशि क्या है, राशि ऐसा गुण है जिसमें क्या होता है, परिमाण होता है। किसी भी राशि को परिमाण और दिशा के आधार पर, किसी भी राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि का मतलब होता है जो भौतिक के नियमों को बताती हैं, वो भौतिक राशियां होती हैं। किसी भी भौतिक राशि को परिमाण और दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी भौतिक राशि को परिमाण और दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, एक पहली राशि मिलती है अदिश राशि, बता रहे हैं, यही वाला टॉपिक उठाकर बता रहे हैं तुम सबको। दूसरी राशि मिलती है सदिश राशि।
तो यहीं से देख लीजिए, यहीं से कंफर्म कर लीजिए कि अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है। मान लीजिए हमारे पापा जी निकले घर से और हमको बोले, हे बच्चा तुम अपनी साइकिल लो, अपनी मोटरसाइकिल लो, 10 किलोमीटर जाओ। तो अब पिताजी बोले कि बेटा साइकिल लो, मोटरसाइकिल लो, 10 किलोमीटर भाग जाओ। अब हम अपनी साइकिल लिए या मोटरसाइकिल लिए, अब हम सोचेंगे कि अगर मैं उत्तर की तरफ जाता हूं तो मेरे मामा का घर मिलेगा, वहां पर जाऊंगा, व्यवस्था मिल जाएगी, खाने पीने मिल जाएगा, मैं उधर ही जाता हूं। फिर मेरा दिमाग है नहीं नहीं नहीं, उत्तर की तरफ न चलो, दक्षिण की तरफ चलो, उधर बुआ का घर मिलेगा, वहां पर भी व्यवस्था अच्छी खासी मिलेगी, वहां पर चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा सा दूसरा मन का, नहीं यार एक सीधा चले जाओ, पूरब की तरफ चलो, पूरब की तरफ मेरा एक बहुत प्रिय मित्र है, उसके घर पर चलते हैं, बात करते हैं। तो वो भी 10 किलोमीटर दूर, वो भी मान लेते हैं, मामा का घर भी 10 किलोमीटर दूर, बुआ का घर भी मान लेते हैं 10 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर आपकी इच्छा, चाहे बेटा तुम दोस्त के यहाँ जाओ, चाहे तुम जो है मामा के यहाँ जाओ, चाहे तुम बुआ के यहाँ जाओ, चाहे जिस दिशा में जाओ, यहाँ पर आपके पिताजी ये नहीं कहते कि बेटा तुम मामा के यहाँ जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि तुमको जाना केवल 10 किलोमीटर है, किस दिशा में जाना ये नहीं पता है आपको, किस दिशा में जाना ये आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह हुआ कि आपको 10 किलोमीटर चलना है। तो जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है 10 किलोमीटर, 10 हो गया आंकिक मान, किलोमीटर क्या हो गया, दूरी का मात्रक हो गया। हम जब जाते हैं कपड़ा लेने तो उसको जो हमारा कपड़ा देता है उसमें ये नहीं कहता कि 1 किलोमीटर वाला फीता लाओ, हम 1 किलोमीटर फीता से मापते हैं कपड़ा। तो वहां पर देखो जो लंबाई है, इस लंबाई बहुत सारी बड़ी बड़ी लंबाइयां, इतनी लंबी लंबी दूरियां हैं कि उसको हम सेंटीमीटर फीता से लेकर नहीं मापते हैं। तो बड़ी दूरियों को मापने के लिए बड़ा मापक यंत्र बनाया गया, छोटी दूरियों को मापने के लिए छोटा मापक यंत्र बनाया गया, मतलब एक यूनिट बनाया गया, एक मात्रक बनाया गया, ठीक है। इसलिए हम सबको क्लास 11 में मात्रक और मापन पढ़ाया जाता है। तो देखिए जो 10 किलोमीटर है, 10 है आंकिक मान, किलोमीटर है मात्रक, तो लंबा मात्रक है, थोड़ा सा बड़ा मात्रक, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मतलब 1 मीटर को 1000 बार मापो 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 10 और किलोमीटर, तो 10 है आंकिक मान, किलोमीटर है बेटा मात्रक, तो ये हो गया परिमाण। लेकिन इसमें केवल परिमाण दिया था कि पिताजी ने कहा था 10 किलोमीटर जाओ, ये नहीं बोला था कि 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाओ, दक्षिण की तरफ जाओ, पूरब की तरफ जाओ, पश्चिम की तरफ जाओ, केवल परिमाण दिया था। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको केवल परिमाण पता था, दिशा नहीं पता थी। तो ऐसी राशियां जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा जरूरी नहीं होती है, यानी दिशा नहीं होती है, उसे कहते हैं अदिश। आ का मतलब होता है जिनमें नहीं है, दिश का मतलब दिशा, मतलब ऐसी राशियां जिसमें परिमाण केवल होता है, दिशा नहीं होती, उसको हम कहते हैं बच्चा लोग अदिश राशियां। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, ये सभी कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। बात समझ में, ठीक है। उसके बाद सदिश राशियां, ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसको क्या कहते हैं, हम सदिश राशियां कहते हैं। अब जैसे कहें कि मान लेते हैं पिताजी ने कहा बेटा 10 किलोमीटर तुम मामा के घर जाओ, तो आपको पता है कि मामा का घर उत्तर दिशा में है। अगर आप उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर नहीं जाओगे तो आपको मामा का घर नहीं मिलेगा। आप जो है दक्षिण की दिशा में चले जाओ, आपको आपके बुआ का घर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मामा के घर जाना तो आपको उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सदिश राशियां, सा मतलब होता है होना, दिश मतलब दिशा, मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये सभी सदिश राशियां हैं। आगे मिलेगा, इन सब की चर्चाएं होती रहेंगी, ठीक है। तो अदिश और सदिश समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जो मूल भौतिक राशियों, मूल भौतिक राशियां हमारे पास 7 हैं, 7 मूल भौतिक राशियां हैं, और उसके बाद उन 7 मूल भौतिक राशियां वे एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, इसलिए उसको मूल भौतिक राशि कहते हैं। तो मूल भौतिक राशियों की सहायता से जिन राशियों को उत्पन्न करते हैं उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ध्यान देना बच्चों। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान एक जो है, द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि है, एक मूल भौतिक राशि है। थोड़ा सा इसको हम बहुत ज्यादा यहाँ पर लिख दिए हैं, तो थोड़ा सा अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ताकि मैं इसको मिटाकर यहाँ पर पूरा लिखूं। चलिए, हो गया होगा। चलिए, तो जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है, मूल भौतिक राशि है, और ये भी एक अदिश राशि है, मूल भौतिक राशि है, ठीक है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, जबकि द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। इसका एसआई पद्धति मतलब इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, इसका एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है,
किलोग्राम होता है। बात समझने के लिए। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक ये है कि आवेश का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। अभी इसको मैंने बताया कि आवेश का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करेगा। मेरे ऊपर 50 माइक्रोकूलाम का आवेश आ जाए और मुझे दौड़ा दिया जाए कि यहाँ से 10 किलोमीटर जाओ, मैं 10 किलोमीटर दौड़कर जाऊं, तो मेरा जो 50 माइक्रोकूलाम का आवेश है वो परिवर्तित नहीं होगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो आवेश का मान चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान, तीसरा वाला पॉइंट, द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। इसके लिए आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था कि m इज इक्वल टू होता है m नॉट अपान √1 माइनस b स्क्वायर अपान c स्क्वायर, जहां m नॉट वस्तु का प्रारंभिक द्रव्यमान है, m बढ़ा हुआ द्रव्यमान, b वस्तु की चाल है, c प्रकाश की निर्वात में चाल है, निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु ना हो। ठीक है, तो ये जो आपको समीकरण मिलता है इसको हम बोलते हैं सापेक्षकता का समीकरण, सापेक्षकता का सिद्धांत है। ये आइंस्टीन ने बताया था। सापेक्षकता का सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आइंस्टीन थे, इन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु अगर वो प्रकाश की चाल से लगभग गति करे तो उसका द्रव्यमान बदल सकता है, उसका द्रव्यमान बदलता है, यानी द्रव्यमान उसका परिवर्तित होता है। इसका मतलब यह है कि बहरहाल संभव तो नहीं है, ये कपोर कल्पना है। ये कपोर कल्पना क्या है मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कपोर कल्पना क्या होती है। कपोर कल्पना का मतलब देखो, हम केवल यार जो भी हम पढ़ते हैं केवल एक परिभाषा, मतलब एक हम मानक मानते हैं। क्या ऐसा होता है, जैसे अब मान लेते किसी वस्तु को हमने बल लगाया, किसी वस्तु को हमने धक्का दिया तो वस्तु अपने स्थान से हट गई, तो आप कहोगे कि ये बल है। क्या मेरे हाथ से कोई जादू निकला, कोई ताकत निकली कि जाकर उसको धक्का दी? क्या वो हमको दिखाई दिया? नहीं, वो हमको दिखाई नहीं दिया। उसको हमने माना कि जो इसको धक्का लगाकर हटा रहा है उसको हमने एक मानक दे दिया, एक मान लिया, एक कल्पना कर ली, हमने उसकी कल्पना की कि ये एक बल है। बात समझ में नहीं? तो जितना पढ़ते हैं हम सब एक कल्पना ही तो करते हैं ना। तो देखिए, तो आइंस्टीन ने बताया था कि अगर कोई भी वस्तु है अगर वो लगभग प्रकाश की चाल से गति करती है, प्रकाश की चाल से बहरहाल संभव नहीं है कि इस यूनिवर्स में कोई ऐसी वस्तु बनाई जाए कि उसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए, संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वस्तु की चाल लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है तो वस्तु का द्रव्यमान बिल्कुल पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने समीकरण दिया कि जहां m नॉट बराबर वस्तु का द्रव्यमान, m बराबर बढ़ा हुआ द्रव्यमान, b बराबर वस्तु की चाल और c बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल। ध्यान दीजिएगा, जो तुम सब न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हो F बराबर m में, ये किसके लिए डिफाइनेट होता है? ध्यान दीजिएगा, ये सबके लिए डिफाइनेट नहीं होता है। ये जब द्रव्यमान यानी कि m आपका नियत हो तभी ये फार्मूला लगता है F बराबर m में। ऐसे नहीं लगा देते हो कि F बराबर m में लगाओ। एक वस्तु है उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, उसमें 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो उस पर कितना बल लगाया गया, ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो डायरेक्टली फार्मूला न्यूटन भैया ने हमको बताया था ना कि F बराबर m में रखो, फट से लगाओ। तो आधे बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं कि F बराबर m में कहाँ लगता है। तो आज जान लो, F बराबर m में तभी लगता है जब वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, तब ये फार्मूला लगाते हैं। अगर वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कदापि नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यम क्या है? यम द्रव्यमान है, तो जब यम नियत रहेगा तभी ये वाला फार्मूला लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही टॉपिक। और अगर आपको जहां पर बेटा कोई भी टॉपिक समझ ना हो मेरे प्यारे दोस्तों, वहां पर आप सब एक काम कीजिएगा, आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ताकि
उसको मैं दोबारा रिपीट कर सकूं, उसको मैं दोबारा पढ़ा सकूं आप सबको। तो इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूं बेटा कि आप बढ़िया से वीडियो को देखना। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है तो आप उसको कमेंट करके जरूर हमें बताइए। आप सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्राइबर तो मेरे बढ़ ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन आप बेटा अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको पढ़ना तभी मेरा वीडियो देखना। अगर आपको फॉर्मेलिटी अदा करना, मेरा वीडियो बिल्कुल मत देखना, मुझे फॉर्मेलिटी अदा करना नहीं आता है, ठीक है। तो अगर मैं एक जुनून के साथ, जैसे मैं यहाँ पर आज पहला वीडियो तो नहीं डाला हूं, मैं 2-4 वीडियो डाल चुका हूं, जिस तरीके से मेरा जुनून आज यहाँ पर है उसी तरीके से पूरे फिजिक्स में जुनून नजर आएगा। बस थोड़ा सा आप सब भी मेरे साथ योगदान देते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए कैसे फिजिक्स को हम गर्दा ना कर दे बताना, और इसके बाद फिजिक्स आपको एकदम आसान सी लगेगी, एकदम आसान, बहुत ज्यादा आसान लगने वाली है फिजिक्स, ठीक है। तो आपको जहां पर बेटा कोई प्रॉब्लम होती है वहां तुरंत आप बताइए, सर कमेंट कीजिए कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको दोबारा रिपीट कीजिए। तो बिल्कुल मैं आपके कमेंट को बिल्कुल पढ़ता हूं, और उसके बाद जो बच्चे कमेंट किए रहते हैं मैं उसको तुरंत रिप्लाई करके उसका आंसर जरूर दूंगा अगले वाले वीडियो में। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ आज बस क्लास को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, एकदम गर्दा करते हैं आगे वाले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।